ठीक है। अब आपका जो स्टार्ट करूंगा मैं, बेसिकली इट इज एन स्टार्टिंग ऑफ एन। अब आपके बेसिकली इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट होंगे। सबसे पहले इसमें इंस्ट्रूमेंट जो मैं स्टार्ट करूंगा वो आपका परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसको बेसिकली हम पीएमसी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। दैट पीएमसी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज टू बी। तो सबसे पहले एक पीएमसी इंस्ट्रूमेंट का हम थोड़ा सा डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे कि पीएमसी इंस्ट्रूमेंट बेसिकली मैं आपको लास्ट टाइम कल बताया भी था कि पीएमसी इंस्ट्रूमेंट को ऐसे हम वोल्टेज मेजरमेंट, करंट मेजरमेंट के लिए बेसिकली हम यूज कर सकते हैं। वोल्ट मीटर और अमीटर भी इसको बना सकते हैं। तो उसका बेसिकली डायग्राम क्या होगा पीएमसी इंस्ट्रूमेंट का, अगर हम एक डायग्राम देखें। हम बता चुके थे पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में क्या था कि सिंपल से आप अगर आप वोल्टेज दे रहे थे, जैसे ये आपका सिस्टम है ना, तो उसमें अगर आप पर्टिकुलर एक वोल्टेज दोगे तो वोल्टेज देने पर क्या होगा, ये इसका मैकेनिकल मूवमेंट होगा। तो वही हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक स्प्रिंग सिस्टम है। इस स्प्रिंग सिस्टम को मैंने S1 बोल दिया। ओके। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर एक एल्युमिनियम फॉर्मर है जिसमें हमारे पास एक कॉइल वाउंडेड है। ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे ये एक और स्प्रिंग है। ओके। फिर ये एक तरीके से, और यहाँ पे हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेटिक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, और ये मैग्नेटिक का हमारे पास साउथ पोल हो गया। ओके। तो ये हमारा स्प्रिंग S1 है, ये हमारा स्प्रिंग मैंने S2 मान लिया। ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास अंदर कॉइल है, और ये बेसिकली हमारा एक एल्युमिनियम का फॉर्मर है। और इसके बाद में यहाँ पे कुछ करंट आई फ्लो हो रही है क्योंकि हमको मेजरमेंट करनी है। ठीक है। इस पर्टिकुलर एल्युमिनियम फॉर्मर की मैं मान लेता हूँ कि जो हमारी लेंथ है वो बेसिकली इसकी L है, और इसकी जो विड्थ है बेसिकली ये बेसिकली एक करंट करिंग कंडक्टिंग वायर है जो बेसिकली आपका कॉपर कॉइल इसके अंदर इंसाइटेड है। मतलब ये एक एल्युमिनियम फॉर्मर एक बेस है, उस बेस के ऊपर बेसिकली आपका क्या रखा है, करंट कैरिंग वायर रखा है जो कि बेसिकली कॉपर कॉइल से बाउंडेड है। ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, आपका नॉर्थ एंड साउथ पोल है। ये बेसिकली क्या है, आपका परमानेंट मैग्नेटिक है। तो इसके नाम में क्या है कि इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें पीएमसी इंस्ट्रूमेंट का, तो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट का फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मूविंग कॉइल टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। इसका बेसिकली ये नाम यहाँ पे, तो इसमें क्या है, परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट क्या है, हमारा जो नॉर्थ और साउथ क्या है, ये हमारा परमानेंट मैग्नेटिक है, ये फिक्स है। और मूविंग कॉइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो बेसिकली अंदर आपकी जो कॉइल है, ये जो मैंने आपको कॉइल बताई है, ये बेसिकली ये कॉइल जो है बेसिकली मूविंग सिस्टम है। तो क्या होता है कि जैसे कि ये क्या है, मैंने बताया कि आपका नॉर्थ एंड साउथ पोल है। तो यहाँ पर क्या होगा कि परमानेंट मैग्नेटिक है, इसको मैग्नेटाइज किया जाएगा। परमानेंट मैग्नेट है तो ये क्या करेगा, अपना मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, पास करेगा। और आपको पता है कि किसी भी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर रख दिया जाता है तो उस पर क्या लगता है, एक लॉरेंज फोर्स लगता है। ठीक है। तो जैसे कि अब क्या होगा कि ये जो कॉइल है, जब ये कॉइल जो करंट कैरिंग वायर से होल्ड बाउंडेड है, जब ये परमानेंट मैग्नेटिक के इन्फ्लुएंस में आती है तो ये बेसिकली इसके फ्लक्स को क्या करती है, इसके फ्लक्स को ये बेसिकली क्रॉस करती है। एक सेकंड रुक जाइए जरा, कुछ ये प्रॉब्लम, एक सेकंड रुकिए जरा, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा वेट करिए जरा। प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, मैं एक बार इसका फिर से डायग्राम बना दे रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। ठीक है। मैं एक बार फिर से ये डायग्राम मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपके सामने। ये मैं डायग्राम फिर से कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है। मैं डायग्राम को फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ अच्छे से। ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपल एक वोल्ट मीटर है। इस वोल्ट मीटर से हमारे पास एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, और इस स्प्रिंग से ये बेसिकली हमारे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल की मैग्नेट है। ये बेसिकली हमारे पास एक साउथ पोल की मैग्नेट है। ये हमारे पास एक एल्युमिनियम फॉर्मर है, इस पे बेसिकली हमारी कॉइल, तो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम हो रहा है। ये एक सेकंड मैं डायग्राम से बनाता हूँ।
ये आपका वोल्ट मीटर भी हो गया और ये आपका स्पिंडल कनेक्टेड है। मैंने आपको पीडीएफ में डायग्राम बना के दे रखा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्या डायग्राम में कुछ, ठीक है। ये बेसिकली आपका इस तरीके से स्पिंडल है, ये बेसिकली डायग्राम है। तो बेसिकली क्या होगा कि जब इसमें करंट फ्लो होगी, तो करंट फ्लो होने पर क्या होगा कि जो ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर क्या करेगा, बेसिकली मूव। तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या है, हमारा एक स्केल है, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या है, हमारा एक परमानेंट मैग्नेटिक है। ये परमानेंट मैग्नेटिक है, नॉर्थ और साउथ पोल क्या है, परमानेंट मैग्नेटिक है। ये बेसिकली क्या है, हमारी एक मूविंग कॉइल। तो मैंने आपको बताया कि जब ये मूविंग कॉइल किसी भी परमानेंट मैग्नेटिक के फ्लक्स के इन्फ्लुएंस में आएगी, तो उस पर बेसिकली क्या लगेगा, एक लॉरेंज फोर्स लगेगा। उस लॉरेंज फोर्स की वजह से क्या होगा कि ये स्पिंडल है, ये बेसिकली मूव करेगा। और आपको पता भी है कि लॉरेंज फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, एफ, वेक्टर में लिखेंगे एफ बराबर करंट आई और एल क्रॉस बी। ये आपने लॉरेंज फोर्स पढ़ा होगा कि अगर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ अगर बी है, तो अगर मैं ये मान लेता हूँ कि अगर मैंने ये मान लिया कि ये जो मेरा एल्युमिनियम फॉर्मर है, इसकी विड्थ बी है और इसकी लेंथ अगर एल है, तो एफ बराबर आई एल क्रॉस बी, इस पे क्या लगेगा, पर्टिकुलर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। और इसका जो बेस है, ये अंदर का क्या है, आपका एल्युमिनियम फॉर्मर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। आप एक तो पॉइंट ऐड कर दे रहा हूँ कि जैसे ये स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग क्या कर रही है आपकी, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस स्प्रिंग। स्प्रिंग प्रोवाइड द कंट्रोलिंग टॉर्क। स्प्रिंग प्रोवाइड द कंट्रोलिंग टॉर्क। स्प्रिंग प्रोवाइड द कंट्रोलिंग टॉर्क। कल मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क के बीच में रिलेशन, तो मैंने उसमें बताया था कि जैसे कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का रोल कौन प्ले कर रहा है, या जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो रोल प्ले कर रहा है, वो बेसिकली आपकी कॉइल प्ले कर रही है, ठीक है। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का रोल जो प्ले कर रही है, वो बेसिकली कॉइल प्ले कर रही है। जब कॉइल आपकी करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है, लॉरेंज फोर्स, उसकी वजह से जो आपका ये स्प्रिंग जो मूवमेंट हो रहा है, ये बेसिकली आपका किस वजह से हो रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से हो रहा है। बट उस पॉइंटर को उसकी पोजीशन पे स्टॉप करना एंड देन उसको फाइनली जीरो पोजीशन पे लाने का जो काम कर रहा है, वो बेसिकली क्या कर रही है, हमारी स्प्रिंग कर रही है। तो कल मैंने आपको बताया था कि तीन के बताया कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू कंट्रोलिंग टॉर्क से ज्यादा हो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू कंट्रोलिंग टॉर्क से कम हो, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर हो। तो ये पॉइंटर आपका कब स्टेशनरी या स्टडी पोजीशन में आएगा, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगी। यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क एक दूसरे के हमेशा कैसे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, फॉर कॉइल मूवमेंट, और जो कॉइल को मूवमेंट कराने का जो प्ले कर रहा है, वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कर रहा है। और जो स्प्रिंग को मूवमेंट कराने का जो रोल कर रहा है, तो स्प्रिंग बेसिकली क्या कर रहा है, स्प्रिंग बेसिकली आपका कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कराने का वर्क कर रहा है। तो अगर आपका जो पॉइंटर, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, पॉइंटर जो बेसिकली आपका स्टडी स्टेट पोजीशन में कब आएगा, वेयर द पॉइंटर इन स्टडी स्टेट पोजीशन, पॉइंटर आपका स्टडी स्टेट पोजीशन में तब आएगा जब आपकी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू कंट्रोलिंग टॉर्क की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगी, तो उसको बेसिकली क्या बोलते हैं हम, उस कंडीशन में आपका जो स्प्रिंग होगा, वो आपका जो आपका पॉइंटर होगा, वो क्या होगा, स्टेशनरी पोजीशन में स्टडी स्टेट वैल्यू पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कंट्रोलिंग टॉर्क को देखें, तो कंट्रोलिंग टॉर्क बेसिकली हमारे पास दो तरह का होता है, एक स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क होता है और एक ग्रेविटी कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंट्रोलिंग टॉर्क यूज किया गया, वो बेसिकली स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क यूज किया गया है। स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क और ग्रेविटी कंट्रोलिंग टॉर्क मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन, क्योंकि दो तरह के कंट्रोलिंग टॉर्क होते हैं, एक होता है स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क और एक होता है आपका ग्रेविटी कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किया गया है, कंट्रोलिंग टॉर्क मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। उसी तरीके से जो डैम्पिंग टॉर्क होता है, वो भी हमारा बेसिकली तीन तरह का डैम्पिंग टॉर्क होता है। एक हमारा होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग टॉर्क, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग टॉर्क, और एक हमारा होता है ईडी करंट डैम्पिंग टॉर्क, ईडी करंट डैम्पिंग टॉर्क, और एक हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग टॉर्क, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग टॉर्क, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग टॉर्क। ये बेसिकली आपका पीएसयूज में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सपोज अगर आपको कोई एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा है और उस इंस्ट्रूमेंट में पूछ लिया जाएगा कि विच टाइप्स ऑफ डैम्पिंग इज यूज इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है, वो आपकी लो मैग्नेटिक फील्ड में यूज होती है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज यूज जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी काफ़ी कम होगी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी काफ़ी लेस होगी, तो उस केस में
जो आपकी डैम्पिंग यूज होगी, दैट डैम्पिंग इज कॉल्ड एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग आपकी कब यूज होती है? जो एडी करंट डैम्पिंग आपकी जब होती है, जब आपकी बेसिकली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज होती है। जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को यूज करेंगे तो बेसिकली आपकी एडी करंट डैम्पिंग होती है। और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग कब होती है? जब किसी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी बहुत लो होती है। इट्स इन यूज ऑन सेंसिटिविटी लो पैरामीटर। तो सेंसिटिविटी जब लो होती है तो वहां पर बेसिकली कौन सी डैम्पिंग यूज करते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। बेसिकली ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, पर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पूछेगा कि छोटा सा पीएसयू में क्वेश्चन बनता है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैविंग लो मैग्नेटिक फील्ड, what is the type of damping in that particular instrument? The answer will be air friction damping। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर है तो एडी करंट डैम्पिंग। अब आप देखिए यहाँ पे जो आपका ये जो कॉइल है ये बेसिकली आपकी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से इसमें कौन सी डैम्पिंग यूज होगी? दैट डैम्पिंग इज कॉल्ड एन एडी करंट डैम्पिंग। तो अगर आपसे ये भी किसी पीएसयू में पूछा जा सकता है कि जो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है उस पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में हम किस तरह की डैम्पिंग को यूज करते हैं, तो आंसर कौन सा आएगा आपका? एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग बेसिकली हमारे पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में यूज की जाती है। डैम्पिंग टॉर्क क्या था कल मैंने आपको बता दिया था, और एडी करंट का कांसेप्ट क्या है आप 12th क्लास में पढ़ कर आएंगे, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ एडी करंट। ठीक है ना, एडी करंट आप जानते होंगे। और बेसिकली पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो फॉर्मर बना होता है, फॉर्मर मतलब जो बेस बना होता है, वो किस मटेरियल का बना होता है? तो आंसर विल बी एल्युमिनियम। तो जो एल्युमिनियम के ऊपर आपकी क्या प्लेट है? कॉपर कॉइल प्लेट है जो कि बाउंडेड है, ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, तो ये जो कुछ थ्योरी थी जो आपकी पीएमसी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थी, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और एक पॉइंट आप याद रखें, ये जो परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका बेसिकली मैंने आपको अपलोड नहीं किया है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आप ये ध्यान रखिएगा, जो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमेशा एवरेज वैल्यू को मेजरमेंट करता है। इट इज ऑलवेज मेजरमेंट द एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी कोई एक इस तरीके से कोई वेव दे रखी है, ये एक इस तरह सा कोई कर्व दे रखा है ऐसे करके, एक आप देखेंगे गेट 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में, इसका शायद आंसर 8 एम्पियर के आसपास आता है। तो आप देखेंगे वहां पर कि उस क्वेश्चन में कोई वेव है और उस वेव से अगर आप करंट का वैल्यू या वोल्टेज का वैल्यू अगर आप मेजरमेंट करना चाहते हो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो आपको अगर कोई भी ग्राफिकल एक वेव दे रखी है, जैसे मैंने ये बताया इस तरह से कोई वेव दे रखी है, तो अगर आपको उसको पीएमसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करना, सिंपल से आप उस पर्टिकुलर वेव की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए क्या निकालिए? आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे। अगर आप एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका ये इंस्ट्रूमेंट कैसा हो जाएगा? आपका बेसिकली उस इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपसे ये पॉइंट बोला, इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको पीएसयू में मिलेगा भी कि पीएमसी इंस्ट्रूमेंट से हम कैसी वैल्यू मेजरमेंट करते हैं, किसी की एवरेज वैल्यू मेजरमेंट करते हैं, आरएमएस वैल्यू मेजरमेंट करते हैं, तो बेसिकली हम एवरेज वैल्यू को मेजरमेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पीएमसी इंस्ट्रूमेंट से अगर आप एवरेज वैल्यू को मेजरमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक साइनसॉइडल सिग्नल को, अगर मैं परफेक्ट साइनसॉइडल सिग्नल को पीएमसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजरमेंट करना चाहूँ तो आउटपुट कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि साइन वेव का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एवरेज वैल्यू कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, तो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट इज टू बी ऑलवेज यूज द मेजरमेंट ऑफ द एवरेज वैल्यू। अब इसमें भी जब भी आपके पास पर्टिकुलर अब एक एवरेज वैल्यू को मेजरमेंट करने के काम आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि ये साइन वेव है, तो साइन वेव में भी बेसिकली इसके भी दो पार्ट होते हैं एवरेज वैल्यू में। एक होता है लो फ्रीक्वेंसी साइनसॉइडल सिग्नल और एक हाई फ्रीक्वेंसी साइनसॉइडल सिग्नल। ठीक है, तो वो कुछ एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाला पार्ट है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। पर आज की क्लास का मेरा टारगेट ये है कि बेसिकली मैं आपको पीएमसी इंस्ट्रूमेंट की जो टॉर्क की इक्वेशन होती है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस टॉर्क, दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली हम इस डिफ्लेक्टेड टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इस पे बेसिकली न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, ये आपके एज वेल एज सीटी एज वेल एज आपके एंड सेमेस्टर और एज वेल एज आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इसका ये डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट बट इसका फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम बेसिकली पीएमसी इंस्ट्रूमेंट की क्या करेंगे? इक्वेशन को बेसिकली ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन सीटी एंड एज वेल एज एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ओके, तो सबसे पहले हम पीएमसी इंस्ट्रूमेंट की इक्वेशन को डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वहां पे जो मैंने आपका जो एल्युमिनियम फॉर्मर बनाया था उसके ऊपर जो कॉपर कॉइल प्लेस करी थी हमने, उसका कुछ डायग्राम कुछ हम इस तरीके से बना लेते हैं। एक्चुअली में कॉपर कॉइल जो होगी वो कई तरह के टर्निंग वायर होगा, तो उस टर्निंग वायर को बेसिकली हमने एक स्क्वायर शेप में बनाया और उसको बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि ये पहला पॉइंट है ए, ये पॉइंट है मेरा बी, ये पॉइंट है मेरा सी, ये पॉइंट है डी। आपको पता था यहाँ पे क्या था? हमारा नॉर्थ पोल था, यहाँ पे क्या था? हमारा साउथ पोल था। तो हमने ये माना कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ हमारी इस तरीके से फ्लो हो रही है। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ एक पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में, हमारी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है? चल रही है।
ठीक है। हमने ये मान लिया कि इस पर्टिकुलर जो करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर जो मैंने ABCD से रिप्रेजेंट किया है उसमें करंट कैसी फ्लो हो रही है, आपकी I फ्लो हो रही है, और इस करंट कंडक्टिंग वायर की जो विड्थ है वो मेरी कितनी है, B है, और इसकी लेंथ कितनी है करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर की, वो बेसिकली मेरी L है। ठीक है, ये हमने बेसिकली इसको डिजाइन कर लिया। अब बेसिकली क्या करेंगे, हम बार बार लॉरेंज फोर्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉरेंज फोर्स की वैल्यू को निकालने की कोशिश करने के लिए सबसे पहले इस पूरे सिस्टम को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले फोर्स ऑफ AB निकालेंगे, फिर हम फोर्स ऑफ लॉरेंज फोर्स ऑफ BC निकालेंगे, फिर लॉरेंज फोर्स ऑफ CD निकालेंगे, फिर लॉरेंज फोर्स ऑफ DA निकालेंगे, सबका सम करेंगे, फिर वहां से हम रिजल्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इसमें यहाँ पे टर्न क्या है, इसकी हमारा यहाँ पे करंट I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो करंट I हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। करंट I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। उसी तरीके से हमारा अगर B को हम देखें, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन, इट इज इन सिंपल लॉरेंज फोर्स, मैं लिख दे रहा हूँ, F इज इक्वल टू करंट I L क्रॉस, ये क्या है हमारा एक लॉरेंज फोर्स का इक्वेशन है। तो I क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, और B क्या है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, B क्या है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है, B क्या है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। तो अगर हम फोर्स A और B की बात करें, तो फोर्स AB की बात करें, तो फोर्स AB के लिए कितना हो जाएगा, करंट I, और देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली ये इसका विड्थ कितना है, B है, बट अगर हम सिंपल एक करंट कैरिंग AB कंडक्टर की बात करें तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा। अगर हम सिंपल इस वायर की बात करें, अगर हम इस पूरे पार्ट को जो ABCD मैंने आपको विड्थ और L के टर्म्स में बताया है, तो बेसिकली इसको हम डिवाइड कर ले, तो अगर हम एक सिंपल करंट कैरिंग कंडक्टर I को ले तो उसको हम क्या कर सकते हैं, L से सिंपल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या कर लिया, I इक्वल टू, या फिर इसकी बिट को चलो हमने B माना, मैं B से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, तो F इज इक्वल टू I B क्रॉस। अब देखिए इसकी B क्रॉस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B क्रॉस B, ये देखिए दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, और आपको पता है कि A क्रॉस B इक्वल टू कितना होता है, A क्रॉस B इक्वल टू होता है आपका AB साइन थीटा। अगर दोनों वेक्टर दूसरे के पैरेलल है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी वेक्टर A क्रॉस B का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स एक्सर्टिंग ऑफ AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा पहला फोर्स निकल आया कि जो हमारा फोर्स AB की वैल्यू कितनी थी, वो हमारी 0 थी। ओके, उसके बाद में अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें BC के लिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स BC, अगर हम फोर्स BC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, फिर करंट I लिखेंगे, और फिर इक्वेशन ये वाली लगाएंगे IL क्रॉस B। ठीक है, अब देखिए इसमें आप देखिए कि अगर जैसे कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में मानी, एक्स डायरेक्शन मानी, ये क्या है मेरी वाई डायरेक्शन है, और ये क्या है मेरी जेड डायरेक्शन है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे फिर A क्रॉस B इक्वल टू लगाएंगे हम AB साइन थीटा, तो इसको तो IL भी लिख लिया। ठीक है, और अगर डायरेक्शन देखें तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हमारी कैसी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए आपकी कैसी है, ये आपकी एक्स डायरेक्शन है ना, प्लस की एक्स डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है ना, और आप क्या आ रहे हो B से C में क्या आ रहा है, आप डाउनवर्ड आ रहे हो, तो डाउनवर्ड कितना, हमने अपर को अगर हमने y माना है तो डाउनवर्ड कितना हो जाएगा, माइनस वाई कैप डायरेक्शन हो जाएगी ना, तो उसकी डायरेक्शन को हम लिख सकते हैं माइनस वाई कैप इंटू क्रॉस एक्स। ठीक है ना, आपको पता है, ये आपको ये रूल पता होगा ना, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू कितना होता है, जेड होता है। ठीक है, वाई क्रॉस जेड इक्वल टू कितना होता है, एक्स होता है। ठीक है, और अगर आप सिंपल सा ये रूल देखें, एक्स वाई और जेड, अगर हम देखें एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू कितना होता है आपका, जेड होता है, वाई क्रॉस जेड इक्वल टू कितना होता है, एक्स होता है, और उसके बाद में ठीक है एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू जेड, जेड क्रॉस एक्स इक्वल टू, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, एक्स वाई और जेड, राइट हैंड रूल लगाएंगे, एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू कितना होता है, जेड होता है। ठीक है, फिर वाई क्रॉस जेड इक्वल टू कितना होता है, वाई क्रॉस जेड इक्वल टू कितना होता है, एक्स होता है, और जेड क्रॉस एक्स इक्वल टू कितना होता है, वाई होता है। बस यही तीन प्रॉपर्टीज को लगाकर हम, ठीक है, यही तीन प्रॉपर्टीज को लगाकर हम ये वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू कितना होता है, जेड होता है। तो अगर इस केसेस में हम y क्रॉस एक्स को देखें, अगर हम इसको देखें तो y क्रॉस एक्स कितना हो जाएगा हमारा, माइनस जेड हो जाएगा, और अगर माइनस वाई क्रॉस एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का जेड हो जाएगा ना। एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू जेड, तो उल्टा करेंगे, y क्रॉस एक्स इक्वल टू माइनस जेड, और माइनस वाई क्रॉस एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ BC हमारा आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स ऑफ BC। तो फोर्स ऑफ BC की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो फोर्स ऑफ BC हमारा कितना आ जाएगा,
ILB और जेड कैप, ठीक है, ILB जेड कैप, ओके, दैट इज द फोर्स ऑफ BC, ओके। इसी तरीके से अगर हम फोर्स ऑफ CD कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स ऑफ CD कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए फोर्स ऑफ CD में देखें तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी x डायरेक्शन में और आपकी डायरेक्शन में चल रहा हो माइनस x डायरेक्शन में चल रहा हो, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है। अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है तो इस साइन का A क्रॉस B का एंगल कितना हो जाएगा, साइन 180 डिग्री हो, जो आंसर कितना आएगा आपका 0 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद में आप फोर्स DA की वैल्यू आप अपने आप से कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैंने आपको अभी जो फोर्स ऑफ BC जैसे निकाला है वैसे ही आप क्या निकाल सकते हैं, फोर्स ऑफ DA की वैल्यू को भी आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करना है, हमें बेसिकली टॉर्क की इक्वेशन निकालनी है। अगर हम टॉर्क की इक्वेशन निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम टॉर्क की इक्वेशन निकालेंगे तो देखिए एक सिंपल सा पॉइंट आप देखिए, जैसे कि ये हमने एक बीम ले ली और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना फोर्स अप डायरेक्शन में और ये फोर्स क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। बट यहाँ पे केस क्या है कि यहाँ पे जो फोर्स का एक्चुअली में जो आपका फोर्स ऑफ BC आया है और जो आप फोर्स ऑफ DA निकालेंगे वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेट फोर्स आपका 0 होगा। नेट फोर्स इसलिए 0 नहीं होगा क्योंकि एक फोर्स जो लग रहा है वो इस पर्टिकुलर सिस्टम में डाउनवर्ड लग रहा है, तो दूसरा फोर्स किसी अपोजिट पार्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगा है, इसीलिए आपका नेट फोर्स 0 नहीं होगा। अगर ये दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पे लगते और एक फोर्स आपका पॉजिटिव होता, एक फोर्स आपका नेगेटिव होता, तो टोटल फोर्स आपका कितना हो जाता, 0 हो जाता। बट यहाँ पे जो फोर्स ऑफ BC और फोर्स ऑफ DA लग रहा है ये दोनों बेसिकली अलग अलग पॉइंट पे लगाए और इनका डायरेक्शन अलग अलग है। अलग अलग पॉइंट की वजह से लगने की वजह से ये जो नेट फोर्स है आपका 0 नहीं होगा। तो फोर्स ऑफ नेट डज नॉट इक्वल टू 0, तो जो आपका फाइनली टॉर्क होगा वो भी क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा और इसके फाइनली टॉर्क की इक्वेशन को लेके, तो टॉर्क की इक्वेशन के लिए मैं एक बार फिर से ये डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट क्या है आपका, A पॉइंट है, ये क्या है B पॉइंट है, ये क्या है C पॉइंट है और ये क्या है D पॉइंट है, ठीक है। इसमें करंट क्या है आपकी I है, ठीक है। और मैंने इसकी लेंथ को क्या माना है, मैंने L माना है, इसकी लेंथ को मैंने विड्थ माना है, ठीक है। और अगर ये लेंथ विड्थ है तो बेसिकली हम इसका टॉर्क निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने क्या माना कि इसके लिए एक वेक्टर R एक x डायरेक्शन में माना। तो अगर ये लेंथ पूरी B है तो इसकी मिडिल की लेंथ कितनी हो जाएगी, B/2 और ये B/2, ठीक है। तो अगर हम टॉर्क की क्वेश्चन लिखें तो टॉर्क इस पूरे जो कॉइल का फॉर्मर था, तो अगर इस टॉर्क को डिवाइड करें तो कितना लिखेंगे, R क्रॉस F लिखेंगे। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, अगर टॉर्क निकालेंगे तो R कितना हो जाएगा आपका, B/2 हो जाएगा। टॉर्क B/2 हो जाएगा और किस डायरेक्शन में, X डायरेक्शन में। और आपका ILB और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका, जो हम बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं बेसिकली BC की वजह से, दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ BC। तो BC की वजह से जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड आपका निकाला था कितना आया था, Z आया था ना। तो उस BC पर्टिकुलर फोर्स ऑफ BC, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ BC के लिए हम टॉर्क R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B/2, बेसिकली मिडिल पॉइंट से देख रहे हैं B/2। और ये टॉर्क जो है बेसिकली आपका X डायरेक्शन में, ठीक है। टॉर्क बेसिकली किस डायरेक्शन में, आपका X डायरेक्शन में, इसीलिए मैंने X कैप लिखा। और ये फोर्स BC है, तो फोर्स ऑफ BC की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं आपकी ILB Z। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप टॉर्क ऑफ BC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी आपकी, x क्रॉस Z करेंगे तो -5 आएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ ILB स्मॉल b डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और -y कैप, दिस इज द BC वैल्यू, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप टॉर्क ऑफ DA निकालेंगे तो टॉर्क ऑफ DA कितना आएगा, B/2, ठीक है ना, B/2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -x कैप हो जाएगा, ठीक है। ILB बेसिकली अगर आप BC के लिए निकालना चाह रहे हैं तो आप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को ले रहे हैं, थोड़ा सा फिगर प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। और अगर आप उसी के लिए अगर DA की लेंगे तो DA के लिए आप इस मिडिल पॉइंट्स को देखें तो BC के लिए क्या करेंगे आप, छोड़िए रख सकते हैं। अगर आप इस ABCD, ये आपका पॉइंट R है, ये आपका पॉइंट R है। तो अगर आप BC के लिए देखेंगे तो BC के लिए आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। BC के लिए बेसिकली आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट अगर आप DA फोर्स के लिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो आप -x डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसलिए मैंने कितना लिखा है, -x लिखा है। इसलिए मैंने कितना लिखा है, -x लिखा है इंटू ILB। और ये फोर्स कौन सा होगा आपका, फोर्स ऑफ DA होगा,
ठीक है। तो फोर्स ऑफ डीए मैंने कहा अपने आप से कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा। तो टॉर्क ऑफ डीए अगर आप फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ से तो कितना आएगा आपका E/2, ठीक है, LIB, और फोर्स डीए की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आएगी ILB और माइनस जेड कैप डायरेक्शन। मैंने कहा ना फोर्स ऑफ डीए और फोर्स ऑफ बीसी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर आप इन दोनों का फाइनल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का वाई कैप आएगा। ठीक है, तो नेट टॉर्क कैसे निकालेंगे आप? तो नेट टॉर्क कैसे हो जाएगा? तो नेट टॉर्क आपका आएगा टॉर्क ऑफ बीसी प्लस टॉर्क ऑफ डीए। ठीक है, तो टॉर्क नेट टॉर्क कितना आ जाएगा? नेट टॉर्क आ जाएगा आपका ILB स्मॉल v डिवाइडेड बाई 2 प्लस IL कैपिटल V स्मॉल v डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ओके। उसके वजह से अगर आप यहाँ से नेट टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा आपका IL कैपिटल V इंटू स्मॉल v। अगर हम एरिया को क्या ले लें, एरिया इक्वल टू L क्रॉस B, तो नेट टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नेट टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी आपकी IB इंटू A। तो ये तो हमने किसी भी एक कॉपर कॉइल का सिर्फ एक टर्न को लिया था। अगर हम हमारे कॉपर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न है तो हमारी टॉर्क की इक्वेशन कितनी आएगी? नेट टॉर्क की इक्वेशन आएगी NB AI। दिस इज द नेट टॉर्क इक्वेशन ऑफ एन परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आप यहाँ पे देखें इस कांस्टेंट को बेसिकली हम एक G बोल देते हैं, और G की वैल्यू होती है, जिस G को बेसिकली बोलते हैं हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। G इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ओके, तो अगर यहाँ से हम टॉर्क की इक्वेशन देखें तो टॉर्क इक्वल टू हमारा सिंपल आ जाएगा G इंटू आई। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। आपको बेसिकली इसमें यही प्रूव करना था। और ये कौन सा टॉर्क है? आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका क्या था, एक डेरिवेशन था। तो आपको समझ में आ गया कि जो मैंने आपको शुरू में डायग्राम बनाया था कि करंट आई फ्लो हो रही थी, तो इसमें जो टॉर्क डिस्प्लेसमेंट जो टॉर्क लग रहा था वो किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के। तो इस डेरिवेशन से बेसिकली हमको यही प्रूव करना था। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास में आपका ये मैं बता देता हूँ, ये आपका सीटी या एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ठीक है, इसका प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर तरीके से प्रूफ आप करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो बाकी का जो आपका PMC इंस्ट्रूमेंट में डी ऑक्सीजन गैल्वेनोमीटर है, ये बेसिकली हम आपको किसमें कराएंगे? नेक्स्ट